कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ पाठ 10 पढ़ रहे हैं। चेस्टरफील्ड का एक पत्र, पार्ट 2 इसका पढ़ेंगे हम। उधार पर बात आई तब तुम जब भी जो भी खरीदो तुरंत पैसे देकर खरीदो। उधार खरीदना फिजूल खर्ची को बढ़ावा देना है। आदत पड़ जाती है तो मन भी उसी तरह से चलने लगता है। कहता सा लगता है कि यार खरीद ले, बाद में देखा जाएगा। लेखक कहते हैं कि अगर ये उधार वाली बात अगर दिमाग में आ जाती है तो ऐसी आदत बनती है कि मन रुकता नहीं है। वो कहता है अरे तू इस काम को कर ले, बाद में देखा जाएगा, जो होगा दे देंगे, बाद में दे देंगे। और ये एक तरह से बहुत गलत आदत बन जाती है और ये एक फिजूल खर्ची होती है। इससे अपनी व्यय करने की क्षमता का पता नहीं चलता और पैसे की स्थिति हमेशा डांवाडोल रहती है। व्यय करना, खर्च करना, क्षमता मीन्स हमारी जो सामर्थ्य होती है। लेखक कहते हैं यहाँ पर कि इससे क्या होता है कि एक तो हमारी खर्च करने की आदत बढ़ जाती है और हम अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा, जितनी हमारी हैसियत होती है उससे कहीं ज़्यादा हम खर्च करने लग जाते हैं और हमारी पैसे की स्थिति डांवाडोल हो जाती है। पर हाँ, जब तुम बड़े होगे और तुम्हारा परिवार होगा तब तुम किसी दुकान पर खाता खोलना और महीने का सामान खाते में लिखवा कर लेना, या कुछ चीज़ें जो किस्तों पर लेना शायद ज़रूरी हो जाएगा, इसमें भी कोई बुराई नहीं। यह सब अब आधुनिक जीवन की एक शैली है। लेखक उन्हें समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, जब तो अब तुम जब बड़े हो जाओगे, तुम्हारा अपना परिवार हो जाएगा, तो तुम जगह जगह से सामान मत खरीदना। किसी एक दुकान पर अपना राशन का बनवा लिया कि एक महीने का सामान वहाँ से ख़रीदा, दूसरी दुकान जो ज़रूरत के सामान की है वहाँ से दूसरी चीज़ ले ली। कई बार ऐसा भी हो जाएगा किस्तों पर कोई चीज़ लेना तुम्हारे लिए ज़रूरी हो जाएगा, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं। परंतु ज़रूरी क्या है? शैली माने तरीका या ढंग है। यहाँ पर ध्यान केवल इस बात का रखो कि अपने बिल हर महीने चुकाओ। वो कहते हैं कि बस ध्यान इतना रखना कि जो भी तुम जहाँ से भी खरीदो हर महीने के महीने उसको पूरा करते रहो, उसका चुकता करते रहो, उसका कोई भी हिसाब बाकी मत छोड़ो। और किस्तों का भुगतान भी नियम से करो। और अगर तुमने कोई सामान किस्तों पर लिया है तो उसका भुगतान भी नियम से करते रहो। इससे तुम्हारी साख बनी रहेगी, आत्मसम्मान बना रहेगा और आमदनी तथा खर्च में भी संतुलन बना रहेगा। साख माने प्रतिष्ठा। इससे क्या होगा कि तुम्हारे मान सम्मान जो तुमने समाज में पाया है वो बना रहेगा, तुम्हें स्वयं भी आत्मसम्मान की प्राप्ति होगी, आमदनी और खर्च जो भी होगा तुम्हारा उसमें एक तरह से सामंजस्य बन जाएगा, संतुलन बना रहेगा और इससे तुम कभी भी जीवन में नहीं होगे। तुम्हें शायद याद हो तब तुम बहुत छोटे थे। बहुत पहले हमारे पड़ोस में एक हर्वर्ड परिवार रहता था। उनकी एक ख़ास आदत थी, जब भी शहर में जहाँ कहीं भी सेल लगती थी वे वहाँ पहुँच जाते थे और ज़रूरत बेज़रूरत बहुत सारा सामान खरीद लाते थे। बाद में पछताते थे, फिर भी हमसे बड़ी शान से कहते थे कि देखो हम कितने बड़े 30 मार खां हैं, कितना सस्ता सामान ले आए। ये तो याद रखना मेरे प्यारे बेटे, सामान चाहे जितना भी सस्ता हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं तो उसे बिल्कुल न खरीदो। लेखक अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटे तुम्हें याद होगा तुम बहुत छोटे थे तब हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था, हर्वर्ड परिवार। उसकी एक आदत थी। और क्या आदत थी कि शहर में कहीं भी कोई सेल लगी होती तो वे वहाँ पर पहुँच जाते थे और जिस सामान की उन्हें ज़रूरत थी उसे भी और नहीं थी ज़रूरत उसे भी भरकर ले आते थे और फिर बाद में पछताते, अरे ये सामान हमने गलत ले लिया। परंतु लोगों को दिखावा करते थे, लोगों के सामने शान बगाड़ते थे कि देखो हम कितने होशियार हैं। 30 मार खां मीन्स होशियार होना। वो कहते हम देखो कितने होशियार हैं, हमारी अक्ल कितनी अच्छी है कि हम इतना महंगा सामान बहुत ही सस्ते दामों में ले आते हैं। परंतु ये सब उनकी फिजूल खर्ची थी। अंत में मैं जानता हूँ कि तुम अब मेरी इस बात पर हंसोगे। लेखक कहते हैं और अब मैं जो तुम्हें समझाने वाला हो सकता है कि तुम्हें इस बात पर हंसी आ जाए। अच्छा लो, पहले हंस लो। हंस चुके तो सुनो, हर महीने जो तुम्हें मिले और जो तुम खर्च करो उसका हिसाब रखने के लिए एक छोटी सी डायरी खरीदो। ऐसी डायरियाँ मिलती हैं बाज़ारों में। इस डायरी में एक तरफ आने वाले पैसों का हिसाब तो दूसरी तरफ जाने वाले पैसों का हिसाब लिखो। 3-3, 4-4 महीनों पर पलटो पुराने पन्ने, मज़ा भी आएगा और यह भी मालूम होगा कि कौन सा खर्च फालतू था
लेखक कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एक बात और समझाने जा रहा हूँ, इस पर तुम हंसोगे, क्या छोटी छोटी बातों को मुझे बताया जा रहा है। लेकिन ये छोटी बातें नहीं, जीवन में काम आने वाली बातें हैं कि तुम अपने हिसाब के लिए एक छोटी सी डायरी खरीद लो। एक तरफ पैसे जो तुम्हें मिलते हैं उनका हिसाब रखो और दूसरी तरफ जो पैसे तुम खर्च करते हो उसका हिसाब रखो। और जब कई कई महीनों बाद जब तुम उस पेज को पलटोगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुमने कि पैसे को कहाँ और कैसे खर्च किया है, कितना फालतू खर्च हुआ है और कितना खर्चा तुम्हारा सही हुआ है। मैं अब देख रहा हूँ कि अब तुम कुलबुला रहे हो। कुलबुलाना मीन्स हिलना डुलना। वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अब कुलबुलाने लगे हो, यह पूछने के लिए कैसे पता चले क्या खरीदें क्या ना खरीदें। देखो, यह कुछ तो तुम अनुभव और अपने आप सीखोगे और कुछ उदाहरण के हवाले से। बहुत कुछ लोगों के जीवन को देखकर भी जानोगे। एक बात का ध्यान और रखना, पैसा सिर्फ साधन है हम अपने सुख का, आराम का, काम के लिए सुविधा का, वह जीवन का लक्ष्य नहीं। कठिन लग रही है यह बात तो इसे एक बार और पढ़ो, समझ जाओगे। तो अब देता हूँ तुम्हें प्यार और लेता हूँ तुमसे विदा। अगली बार तक के लिए तुम्हारा पिता, लॉर्ड चेस्टरफील्ड। लेखक ने अपने बच्चे को समझाया कि अब तुम मेरे पत्र को पढ़कर हिलने डुलने लगे हो और ये भी सोच रहे हो कि पिताजी ने इतना सारा कुछ लिख दिया पर हमें कैसे समझ में आए कि हम क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। तो वो कहते हैं कि ये तो तुम्हें अपने अनुभव से ही पता चलेगा। कुछ चीज़ें तुम समाज में रहकर सीखोगे और कुछ चीज़ें दूसरों से उदाहरण लेकर सीख जाओगे या घर से उदाहरण लेकर के सीखोगे और धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में तुम्हें जानकारी होती चली जाएगी। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसका ध्यान रखो कि पैसा केवल एक साधन है हमारे सुख का, हमारे आराम का, हमारे काम के लिए और हमारी सुविधा का। इसे हम अपने जीवन का लक्ष्य कदापि ना बनाएं, क्योंकि यह हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। पैसा कमाना हर कोई चाहता है, हर कोई इससे सुख चाहता है, लेकिन वो कोई हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होता। लेखक कहते हैं मेरी ये बात कठिन तो लग रही है, परंतु इसको समझने का प्रयास करो, तुम समझ जाओगे। और उन्होंने इतना कहकर अपने बच्चे को प्यार दिया और अपने पत्र को बंद कर दिया। बच्चों, आपको ये पाठ मैंने पढ़ाया है, आप भी इस पाठ को एक बार फिर से दोहराएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, घर पर ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस रह गई है, जल्दी से जल्दी अपनी फ़ीस विद्यालय में जमा भी करवाएंगे। धन्यवाद।